सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीटा मैथ्स अकेडमी। सो अब आज के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, जो क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी उसके दो टाइप्स थे। कौन कौन से? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो हमारी अब टोटली कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जिसमें हमने क्या है, कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लिया है। अब हमारे बस दो टॉपिक्स मेन बचे हैं। एक तो आज के लेक्चर में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल, जिसमें जो किस में पाई जाती है, एथेंस में, ब्यूटेन में और साइक्लोहेक्सेन्स में। वो आगे के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस हम करने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे, डीएल नोमेनक्लेचर और आरएस नोमेनक्लेचर, उसमें से डीएल नोमेनक्लेचर और आरएस नोमेनक्लेचर आपके कंप्लीट हो गए थे। अब बचा कौन था? ईजेड नोमेनक्लेचर। वो क्या होता है? वो आपके पाया जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लेक्चर में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल्स, फिर हम पढ़ेंगे उसमें ईजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। तो क्या होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देखो, कंपाउंड्स इन विच डबली बॉन्डेड और बोथ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर अटैच्ड टू द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, दे आर शो आइसोमेरिज्म। ऐसे यौगिक, पहली बात तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जो द्विबंधित कार्बन परमाणु होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, उनमें पाए जाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं अथवा समूह से जुड़ी हो, उनको बोलते हैं हम ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, किसमें, कौन से कंपाउंड्स में पाई जाएगी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उन दोनों कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, वो क्या शो करते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, तो देखो, जिनमें, ठीक है, डबल बॉन्ड इस प्रकार से, देखो एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड होंगे जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से हो करेंगे? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा और इनकी जो रिमेन्स दो वैलेंसी बच गई है दोनों कार्बन की, इनके ऊपर कोई ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, जो कि एक कार्बन पर दोनों जुड़े हुए ग्रुप्स क्या है, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, मान लो मैं सारे ही डिफरेंट जोड़ देती हूँ, एक तो ए, एक बी, एक मान लो सी, एक डी। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों कार्बन के दो ग्रुप्स तो सेम हो सकते हैं, दोनों अलग अलग कार्बन के क्या है, दो जो ग्रुप्स हैं, इस कार्बन का एक ग्रुप मान लो ए है, दूसरे कार्बन को भी ए बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या है, चारों डिफरेंट कर दिए। इस प्रकार से मैंने समझाने के लिए बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है, आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब इनमें जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने ये ग्रुप्स जोड़े हैं, इनका अरेंजमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है। फिर इनमें दो टर्म्स आएंगी, जो सिस और ट्रांस, जो कि पहले हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म जो पढ़ रहे थे वहाँ पे भी नेम्स आ चुके हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस। तो ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये आपके मॉलिक्यूल्स को डिसाइड करती है, सिस होगा कि मॉलिक्यूल ट्रांस होगा, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल आपके क्या शो करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, जो एक कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स है ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे इस पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट है और इस पे भी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों कार्बन के एक एक ग्रुप्स क्या है आपस में सेम हो सकते हैं। चारों ग्रुप्स तो बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए, फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एक जो कार्बन एटम है इसके जो दोनों जुड़े हुए ग्रुप्स है दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। इस वाले कार्बन के भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, बस दोनों कार्बन के एक एक ग्रुप्स सेम हो सकते हैं। मान लो इस कार्बन के ऊपर वाले दो ग्रुप सेम और इसके नीचे वाले दो ग्रुप सेम, इस प्रकार से सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि जिनमें कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हों तो ज्यामितीय या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब देखो कुछ इनेंशियल कंडीशंस है फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या है, कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं, देखो ज्यामितीय समावेशिता के लिए आपके पास मेनली क्या है, दो आवश्यक शर्तें होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट तो है देखो व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जब आपके पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन इट। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपके जो फ्री रोटेशंस होते हैं किसी मॉलिक्यूल में वो होते हैं ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू। जब भी आपके पास मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन की स्थिति आ जाती है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तब उनमें क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो आपके पास जब भी यौगिक में क्या है, द्विबॉन्ड उपस्थित होता है यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उनमें क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होते, यानी कि जो मुक्त घूर्णन है वो संभव नहीं होते। इनको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है यानी प्रतिबंधित हो गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन, ठीक है। तो जब भी आपके पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो उसमें फ्री रोटेशन नहीं होगा। फ्री रोटेशन बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए, अपने नोट्स में नोट करके लिख लो कि ओनली फ्री रोटेशन किस में होता है, ओनली क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू रोटेशन होता है। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है कार्बन कार्बन, इसमें इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या है, इस मॉलिक्यूल में रोटेशन हो सकता है, और इससे जो मैंने ये ग्रुप्स जोड़े हैं ये क्या करेंगे, इस फ्री रोटेशन के थ्रू क्या है अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप इसको जितने डिग्री एंगल पे रोटेट करोगे इसके मॉलिक्यूल क्या है इसके साथ में रोटेट करेंगे, ये क्या है एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कार्बन कार्बन या फिर दो अलग एटम्स के बीच में भी क्या है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब क्या है इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब क्या है, पाई बॉन्ड्स आने की वजह से क्या है इनमें रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधित, ठीक है। तो अनसैचुरेशन की वजह से क्या है आपके जो रोटेशन है रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो अराइज ही किसकी वजह से होती है, जो इन डबल बॉन्ड्स में रोटेशन जो रेस्ट्रिक्टेड हो है यानी प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ही क्या है आपके ज्यामितीय समावेशिता उत्पन्न होती है। जो दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आया है उनमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो रोटेशन होते रहते हैं, रोटेशन होंगे तो देखो अगर सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे रोटेशन होंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या है अपनी पोजीशंस चेंज करते रहेंगे, लेकिन हमें तो आइसोमेरिज्म ही इनकी बतानी है कि ये किस डायरेक्शन में इस प्रकार से प्रेजेंट है, तो इनकी डायरेक्शन की पोजीशन ही बतानी है। अगर इनमें रोटेशन होते रहेंगे तो ये आपस में सारे दिन अपनी पोजीशन ही चेंज करते रहेंगे, फिर इसमें हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बताएंगे। तो इसमें जो डबल बॉन्ड आया है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ है, उसी के कारण हम बताते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है इसमें अराइज होती है।
ठीक है। फर्स्ट जो इसकी कंडीशन थी वो तो यही थी कि इसमें फ्री रोटेशन क्या है, नहीं होने चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अब सेकंड क्या है इसकी कंडीशन, बोथ द वैलेंसीज ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम शुड बी अटैच्ड टू ए डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि द्विबंधित कार्बन परमाणुओं की जो दोनों संयोजकताएं हैं अलग अलग समूह से जुड़ी होनी चाहिए। इसमें आप देखो इस प्रकार से लिख लेना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होता है, तो इस प्रकार से शो कर देना, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लिख लो इसको। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन इसके क्या है, जो भी आपके स्ट्रक्चर बनती है मॉलिक्यूल्स की, इनमें जो मैंने ये 4 ग्रुप्स जोड़े हैं, तो सेकेंड कंडीशन आपके ये है, जो इससे जो जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स है ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ए के इक्वल कौन हो सकता है, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है, लेकिन ए के इक्वल क्या है, बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स तो क्या है बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो जाएंगे तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके ये थी, और इसमें भी क्या है, दूसरे वाले कार्बन में जो 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं सी और डी, ये भी क्या है आपस में सेम नहीं होने चाहिए, तो सेकंड कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल आपके ये दोनों कंडीशंस फॉलो करते हैं तो वो ही मॉलिक्यूल क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कौन कौन सी, डबल बॉन्ड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए उसमें बस, और उससे ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं दोनों कार्बन के ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, इसका मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, आपके 2 कंडीशंस होती है जिनको हम बोलते हैं सिस और ट्रांस। अब ये आपके हर एक एग्जाम्पल में आएंगे, तो पहले आपको इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखो पहले तो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं, पहले हमारी 2 कंडीशन देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है।
एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट है, चाहे दोनों कार्बन के एक एक ग्रुप सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो किसी एक कार्बन से ए बी जुड़ा है, दूसरे कार्बन से भी ए बी जुड़ा है, यानी कि दोनों कार्बन के एक एक ग्रुप सेम है। अब इनका जो अरेंजमेंट है इस प्रकार, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों सेम ग्रुप अगर एक ही साइड आ रहे हैं तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समपक्ष। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो दोनों सेम साइड के ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम ट्रांस, और हिंदी में बोलते हैं विपक्ष, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका, अगर इसमें दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको लिख लो आप सिस। हिंदी में क्या बोलेंगे, समपक्ष। और अगर दोनों ग्रुप्स एंटी डायरेक्शन में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस। ठीक है, अब लिखो इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है एग्जाम्पल आपके इसमें डाई हेलो एल्किन का। हेलोजन ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ग्रुप से। तो यहाँ पे हेलोजन कोई भी ग्रुप हो सकता है, जिसकी जगह पे मैं लिखूंगी एक्स, ठीक है। अब इसकी एक तो बनेगी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, इसकी क्या है, दो इसकी स्ट्रक्चर्स बनेगी, एक तो सिस बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगी। अगर दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही साइड में इस प्रकार से प्रेजेंट है और दो इसके साथ जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन ग्रुप, तो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक ही साइड है, दोनों हेलोजन ग्रुप भी एक ही साइड है, इसको बोलेंगे सिस, ठीक है। इसके नीचे लिख लो सिस। अगर दोनों हेलोजन ग्रुप होंगे डिफरेंट अपोजिट साइड में, इसको बोल दो ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो 2-ब्यूटीन। ये स्ट्रक्चर है 2-ब्यूटीन की, और वो भी सिस वाली, और ये स्ट्रक्चर है 2-ब्यूटीन की ट्रांस वाली।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ये हो गई सिस फॉर्म और ये हो गई ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म, ये हो गई इसकी ट्रांसफॉर्म। अब ये दोनों जो कंपाउंड है काफी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम है मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान में रखना, लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो। ये सारे किसके एग्जांपल है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। इसको बोलते हैं 2 ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो गई सिस फॉर्म, ये हो गई ट्रांसफॉर्म। यानी समपक्ष और विपक्ष।
लास्ट एक एग्जाम्पल और लिखो जो इम्पोर्टेंट है। सिनेमिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं सिनेमिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा क्या? ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला है आपके पास सी, एक साइड क्या आएगा बेंजिल ग्रुप और एक साइड एसिड ग्रुप, ठीक है। ये होता है सिनेमिक एसिड। सिस फॉर्म एक बन जाएगी ट्रांसफॉर्म, ये है सिस फॉर्म, और ये है ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस समपक्ष और विपक्ष। अभी नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता के विन्यास का निर्धारण हम कौन कौन से मेथड के थ्रू पढ़ते हैं, उसमें ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो फर्स्ट मेथड है इसमें साइक्लाइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीकरण विधि, ठीक है। तो देखो, इन सिस आइसोमर ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप बीइंग ऑन वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, साइक्लाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज क्विकली। अब आपको पता है जो आपकी सिस फॉर्म होती है, इसमें जो सेम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, मान लो सेम ग्रुप से एक ही साइड होने की वजह से क्या है, उनमें जो साइक्लाइजेशन क्या है बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्म है, उसमें सेम ग्रुप्स क्या है एक दूसरे की अपोजिट साइड होने की वजह से क्या है, उनमें साइक्लाइजेशन जो है इतना इजीली नहीं होता है जितना कि कंपेयर टू किस में होता है, सिस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर साइक्लाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है, वो भी जियोमेट्रिकल्स के एग्जाम्पल में, तो आपकी जो सिस फॉर्म होती है उसमें काफ़ी इजीली क्या है मॉलिक्यूल्स का साइक्लाइजेशन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, संपर्क समावयवों में क्रियात्मक समूह एक ही तरफ होने के कारण अणु का चक्रीकरण शीघ्रता से यानी जल्दी से हो जाता है, जबकि विपक्ष समावयवों का चक्रीकरण आसानी से संभव नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल देखो,
जैसे कि अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, उसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होती है आपके, ये होती है मेलेइक एसिड की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन और एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हम इसको हीटिंग की कंडीशन देते हैं, हीट देंगे जब इसको कितने डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस हम इसको हीट देंगे। ठीक है, तो अब ये है आपके पास, पहले इसका नेम लिख लो, मेलेइक एसिड। ठीक है, जब हम इसको हीटिंग की कंडीशन देते हैं तो देखो ये है इसकी सिस फॉर्म। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, किसी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन मिलकर क्या है, हीटिंग की कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ से H, यहाँ से OH लिया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस मॉलिक्यूल का हो जाएगा साइक्लाइजेशन, यानी ये जो मेलेइक एसिड है किसकी फॉर्म में आ जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जिसका नेम होगा मेलेइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये है मेलेइक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इसकी सिस फॉर्म। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्म लेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, तो देखो इसके जो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो आ जाएंगे एक दूसरे की अपोजिट साइड में। इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो देखो मेलेइक एसिड में क्या है, सिस जो कंडीशन होने की वजह से क्या, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड है, जो हीटिंग अगर हम कम भी देंगे तो यहाँ से इजीली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपोजिट साइड होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मुश्किल से निकलता है, इसलिए इसको हीटिंग की कंडीशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जो इसमें हम देते हैं हीटिंग की कंडीशन, वो देते हैं 275 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें क्या है, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी दोनों अपोजिट ग्रुप होने की वजह से, तब जाके इसका क्या है, जो इसका साइक्लाइजेशन होगा तब बनेगा आपके पास इसमें वापस, इसमें जो बनेगा वो बनेगा मेलेइक एनहाइड्राइड ही बनेगा। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास रिएक्टेंट अलग अलग है। एक तो मेलेइक एसिड, और मेलेइक एसिड से भी क्या है मेलेइक एनहाइड्राइड बनता है, और फ्यूमेरिक एसिड से भी मेलेइक एनहाइड्राइड बनता है। बस कंडीशन ये है कि इसको हीटिंग की कंडीशन ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, जितने डिग्री सेल्सियस हम इसको दे रहे हैं, इससे क्या है ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे बन जाएगा मेलेइक एनहाइड्राइड।
ठीक है, दोनों सेम प्रोडक्ट है, मेलेइक एनहाइड्राइड, लिख लेना नेम। आगे देखो इसका सेकंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड है डाइपोल मोमेंट का, जो जिसको बोलते हैं हिंदी में द्विध्रुवीय आघूर्ण। जनरली सिस आइसोमर्स हैव हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर। जो आपके सिस आइसोमर होते हैं उनमें क्या है, जो उनके डाइपोल मोमेंट होंगे वो हायर होंगे, किसके कंपेयर में, ट्रांस आइसोमर के कंपेयर में। क्यों होंगे उसका रीजन देखो एग्जाम्पल में, पहले लिखो एग्जाम्पल। ये तो है सिस फॉर्म और ये हो गई ट्रांसफॉर्म। अब देखो डाइपोल मोमेंट को हम कैसे शो करते हैं, जो आपके पास दो एटम होते हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे कौन है, हेलोजन, हेलोजन में कौन, क्लोरीन, और एक क्या है यहाँ पे कार्बन। कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें क्या है, पोलैरिटी आ जाती है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो जब हम एरो शो करेंगे तो वो हम करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका एरो इस टाइप से जाएगा, इसका इस टाइप से, और इसमें कार्बन से क्लोरीन की ओर इस टाइप से एरो जाएगा, और इसमें नीचे की ओर। ये दोनों देखो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या है, एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इनमें क्या है, दोनों की सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो लिख लो ये तो है आपका सिस आइसोमर। ये है ट्रांस आइसोमर। डाइपोल मोमेंट को हम किससे शो करते हैं, म्यू से। तो अब ये सिस आइसोमर है, इसमें सेम डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एटम से लेकर जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी ओर हम एरो शो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, जो सिस आइसोमर का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और ट्रांस आइसोमर का ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो इसका तो आ जाएगा म्यू इक्वल टू 0। इस वाले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा 185, डिबाई बोलते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो इसमें, रहने दो, अच्छा जगह ही नहीं है, एक काफी है।
अभी आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब हम पढ़ेंगे ईजेड नोमेनक्लेचर। आरएस हम पढ़ के आए हैं, डीएल भी पढ़ के आए हैं, जो ईजेड बच गया था वो शो करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ईजेड नोमेनक्लेचर देखो अब, ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण की ईजेड पत्ती। इफ बोथ द ग्रुप्स ऑफ हायर प्रायोरिटी आर ऑन द सेम साइड देन it is called Z. If the groups of higher priority are opposite side then it is called E. यानी कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके ऊपर ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। उन ग्रुप्स को क्या है, जो हमने सीक्वेंस रूल पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं अनुक्रम नियम, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमने एटम्स को नंबरिंग देनी सीखी थी वैसे ही क्या है हम इनको नंबरिंग देंगे। अगर क्या है सेम प्रायोरिटी वाले क्या है हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है सेम साइड होंगे, ओनली हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड होंगे तब तो हम उसको बोलेंगे जेड। ठीक है, जेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर इफ हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब हम उसको बोलेंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, टू ब्यूटीन का एग्जाम्पल देखो। ठीक है, पहले इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना, जेड कब आएगा, जब हायर प्रायोरिटी वाले जो आपके एटम्स होंगे अगर सेम साइड में होंगे तब आएगा आपके जेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, अगर आपके पास हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में हुए तब आएगा ई। ठीक है, ई कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, पहले मान लो इस कार्बन, जो एक कार्बन है उसके दोनों ग्रुप को देनी है 1 2, फिर दूसरे वाले कार्बन को। अब जैसे ये वाला कार्बन है इसमें दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, एक तो CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप। अब CH3 ग्रुप में कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन से डायरेक्ट, तो अब हमें देखना है इस कार्बन से जो ये दोनों वाले एटम जुड़े हुए हैं जस्ट अटैच एटम, एक तो कार्बन है एक हाइड्रोजन, तो इनको प्रायोरिटी ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देंगे, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो कार्बन का ज़्यादा होता है तो 1 नंबर इसको मिल जाएगा और सेकेंड नंबर इसको मिलेगा। ऐसे ही इन दोनों एटम्स में 1 नंबर इसको मिलेगा, सेकेंड नंबर इसको मिलेगा। अब इनमें देखो, इस कार्बन पे 1 नंबर इसको मिलेगा, सेकेंड हाइड्रोजन को। इस वाले कार्बन पे 1 नंबर इसको, सेकेंड हाइड्रोजन को। अब देखो ई और जेड कैसे डिसाइड करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल में कंपाउंड में जो 1 1 प्रायोरिटी यानी हायर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, ई। ठीक है, नोमेनक्लेचर में कौन सी आएगी इसमें, ई। और इसमें जो हायर प्रायोरिटी कौन सी हो गई, 1 और 2 से डिसाइड करते हैं, तो 1 वाली क्या हो गई, हायर हो गई। तो इसमें 1 1 वाले ग्रुप दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है और इसमें अपोजिट में प्रेजेंट है, तो ये तो हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा ई। 2 ब्यूटीन है तो नेम कैसे करेंगे इसका, ये तो हो जाएगी E2 ब्यूटीन और ये क्या हो जाएगी, Z2 ब्यूटीन। ठीक है,
एक एग्जाम्पल और देखो इसका, यहाँ पे CH3 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, अच्छा सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दो ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। अब देखो इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये वाला कार्बन, इसमें हाइड्रोजन और CH3 में से प्रायोरिटी मिलेगी CH3 को, ये 1 और ये 2। क्लोरीन और ब्रोमीन में से एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का ज़्यादा, 1 2। यहाँ पे CH3 को 1 प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को 2 प्रायोरिटी। क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन को 1 और हाइड्रोजन को 2। ठीक है, ये 1। अब हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शन में, तो ये तो हो जाएगा सेम वाला Z, ये हो जाएगा E। अब लिख दो इसका नेम। E, इसको लिख दो, एक सेकेंड, ऐसे इनको है ना ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे डैश हटा दो। ठीक है, अच्छा दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 1 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब नेक्स्ट देखो इसमें कि जड़ यौगिक, यानी कि जड़ यौगिक नामकरण उस यौगिक के लिए किया जाता है जिसमें अधिक प्राथमिकता या प्रायिकता वाले समूह है एक ही ओर। ठीक है, जड़ का मतलब जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं दोनों एक ही ओर प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों समूह समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है सेम ही हो, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अतः कभी कभी ऐसा होता है कि समान समूह एक ही तरफ हो और सिस यौगिक हो, लेकिन उसका नामकरण क्या है ई हो जाए, जबकि उसके विपक्ष समावयवी का नामकरण क्या है जड़ हो जाए। तो देखो कुछ है ना ऐसे मानते हैं कि ई मतलब क्या है एंटी, एंटी मतलब क्या आएगा ट्रांस, और कुछ ऐसे मानते हैं, एक तो ये बात हो गई, और एक ये जट मतलब सिन होता है, और सिन का क्या मतलब होता है कि वो सिस फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है।
जो सिस आइसोमर है उसका नोमेनक्लेचर ओनली जेड नहीं होता, उसका क्या है ई भी हो सकता है। बस नोमेनक्लेचर हम हायर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ग्रुप्स क्या है सिन है या एंटी। सिन एंटी तो वो आएगा आपके आगे ऑक्जिमो में नोमेनक्लेचर जो ईजेड को डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसे जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है एल्किन के मॉलिक्यूल, इनमें इस टाइप से डिसाइड नहीं करते हैं कि ई का मतलब बन रहा है एंटी, एंटी का मतलब ट्रांस आइसोमर होगा, जेड का मतलब बन रहा है सिन, सिन का मतलब सिन मतलब हो गए यानी सिस आइसोमर पास पास वाले ग्रुप। ऐसा नहीं है, जो सिस आइसोमर होता है उसका ई नोमेनक्लेचर भी हो सकता है और जेड भी। ऐसे ही ट्रांस का जो आइसोमर होता है उसका ई नोमेनक्लेचर भी हो सकता है और जेड नोमेनक्लेचर भी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन CH3। अब यहाँ पे जोड़ दो क्लोरीन और CH3। अब इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करो। पहले तो देखो आइसोमर कौन सा है, ओनली दो सेम ग्रुप्स वाले देखने हैं। दो सेम ग्रुप इसमें कौन कौन से जुड़े हुए हैं, एक तो CH3 ग्रुप, इसमें CH3 और इसमें CH3, दोनों क्या है आपके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन सा आइसोमर होगा, पहली बात तो है ट्रांस आइसोमर। क्या हो जाएगा, विपक्ष समावयवी। अब अकॉर्डिंग कुछ क्या है ऐसे बोलते हैं कि अगर ये विपक्ष यानी ट्रांस आइसोमर होगा यानी कि ये एंटी हो गया। एंटी का मतलब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ई नोमेनक्लेचर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एंटी होते हुए भी, ट्रांस आइसोमर होते हुए भी इसका नोमेनक्लेचर जेड ही होता है। देखो हायर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस वाले कार्बन पे 1 नंबर मिलेगा इसको, 2 नंबर इसको, और इसमें क्लोरीन और कार्बन में से हायर नंबर किसको मिलेगा, क्लोरीन को मिलेगा। तो 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जेड आइसोमर। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा जेड, नाम लिख लो इसका जेड 2 क्लोरो टू क्लोरो 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो अब है आपके नेक्स्ट ऑक्जिमो तथा साइक्लोहेक्सीन में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।